नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सीखेंगे मेरे साथ इतिहास। आज आप लोगों के साथ एक छोटे से परिवार स्टडी सिटी के साथ मैं भी जुड़ गया हूं और आज के सेशन में हम लोग करेंगे 12th के इतिहास के पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता की ऑब्जेक्टिव सेशन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सुने देखेंगे मेरे साथ हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव सेशन को, जो 2023 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। इसी के साथ हम समय को न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप देखेंगे हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। गौर से सुनेंगे। सबसे पहले छात्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, फिर उसके उत्तर पे हम लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे। इसी क्रम में अगर एक बार समझ में ना आए तो उसको दोहरा पढ़ के देखेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। इसमें क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है। एक तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, आप लोगों से कि हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। इसको आप गोल कर दीजिए। लेकिन यह भी क्वेश्चन बनता है इससे कि हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम कब बना, कब किया गया, इसको ध्यान देंगे। तो किसने किया, तो आपके सामने में है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन ने। और पूछ दे क्वेश्चन कि किसने किया, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका नाम चार्ल्स मैसन ने। लेकिन अगर पूछ दे कि कब हुआ, तो आप लोग देखेंगे 1826 ईस्वी में। कब हुआ, 1826 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने में कि मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। इस बात को देखते हुए हम लोग चलेंगे। एक तो ईस्वी पूछ रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे यह भी हो सकता है कि मोहनजोदारो की खोज कितने ईस्वी में की गई। तो कितने ईस्वी की बात की जाएगी, 1922 ईस्वी। कितनी ईस्वी की बात की जाए तो कब की जाएगी बुआरे, 1922 ईस्वी। लेकिन किसने किया, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर पहला देख लेंगे, दयाराम साहनी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सी होगा राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, इसका आंसर क्या होगा, राखल दास बनर्जी। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। गौर से सुनेंगे, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो आप लोग इसके लिए देखेंगे हड़प्पा में नहीं मिला है, मोहनजोदारो, रोपर और कालीबंगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा में मिला है। कहां मिला है, कालीबंगा। तो भैया ये कालीबंगा स्थित कहां है, तो राजस्थान। आगे जाके क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कालीबंगा वर्तमान में कहां स्थित है, तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अगर इससे भी डीप जाइएगा तो राजस्थान में कहां स्थित है, तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और चौथा क्वेश्चन है आपके साथ कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला। पुरावेद ने प्रकाश डाला। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल चक्की कहते किसको है। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल चक्की कहते किसको हैं। आप और हम देखते होंगे कि गांव घर में आज भी हम लोग आटा खाते हैं, गेहूं का आटा हो या चावल का आटा हो, उसमें गौर करेंगे कि ये अवतल चक्की द्वारा अनाजों की पिसाई की जाती थी। अवतल चक्की द्वारा अवतल चक्की द्वारा अनाजों की पिसाई की जाती थी। पिसाई की जाती थी। ये पत्थर से बनी होती थी, है ना। ये पत्थर हुआ करता था, ठीक है, सूक्ष्म पत्थर हुआ करता था जिसे हम लोग अनाजों की पिसाई की जाती थी। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेदों ने प्रकाश डाला। तो सबसे पहले अवतल चक्की के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई किस पुरावेदों ने क्या डाला, प्रकाश डाला यानी कि खोजा। तो 4 का ये जो नंबर आएगा सी, जॉन मार्शल ने, जी बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, जॉन मार्शल ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी के साथ 5वां नंबर क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को इस धातु का ज्ञान नहीं था। तो धातु में आप लोगों के साथ 4 को धातु दिया गया है, उसमें से देखेंगे तो सोना का ज्ञान तो होगा ही। चांदी, क्योंकि ये लोग पहले खोजा गया था। तांबा भी पहले, इसी में तांबा, ता और रा करके एक आता है तारा, जिसमें तांबा आ जाता है, प्लस रांगा आ जाता है। तांबा और रांगा मिलके आपको कांस्य का बनावट होता है। तांबा और रांगा मिलकर कांस्य का निर्माण करता है। हालांकि इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जब हम लोग चैप्टर को करेंगे, है ना। इस सब का होता है। तो ये मान के चलिए ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर तीनों का तो था, तो कौन नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा 5वां का ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपके साथ। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि मोहनजुदारो किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजुदारो किस भाषा का शब्द है। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे कि मिथिला के वासी मैथिली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं कौन, महाराष्ट्र के लोग रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले लोग तेलुगु, पंजाब के रहने वाले लोग पंजाबी। आप लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है, हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप जिस प्रकार गंगा के क्षेत्र में रहने वाले लोग को, गंगा के किनारे रहने वाले लोग को गंगा के क्षेत्र के लोग कहते हैं, कोसी के किनारे रहने वाले लोगों को कोसी क्षेत्र के लोग कहते हैं। तो मोहनजुदारो की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सिंधु नदी के बगल की बात है। सिंधु नदी के बगल की बात हम लोग बता रहे हैं। एक बार फिर से सिंधु नदी के बगल में जो रहने वाले जो प्राप्त हुआ मोहनजुदारो, तो सिंधु के बगल में सबसे पहले सिंधु के बगल में रहने वाले क्षेत्र के लोगों को हम लोग सिंधी कहें। और जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं तो उसी क्षेत्र की भाषा बोली जाती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में बताया था आप लोगों को कि मैथिली बोलने वाले लोग मिथिला के निवासी होते हैं, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र के निवासी, पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब के निवासी। ठीक उसी प्रकार सिंधी बोलने वाले लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के बगल के रहने वाले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंधी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन में है, 7वां क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कालीबंगा स्थित है। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, कालीबंगा स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। हम लोगों ने पहले भी बताया था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस चीज को खत्म करते हुए 8वां क्वेश्चन लाते हैं। 8वां क्वेश्चन में बताया गया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था। इसमें थोड़ा नाम चौड़ा कर दिया है, यानी कि बड़ा कर दिया है। एक राय बहादुर दयाराम साहनी, कहीं कहीं आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि दयाराम साहनी,
दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था? इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। 8 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था? तो मोहनजुदारो में नहीं, यानी कहने का मतलब इसका सही ऑप्शन होगा हड़प्पा। हड़प्पा में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। उत्खनन का तात्पर्य होता है कि खनन करवाना। जैसे कि पूरा आप लोगों को पता होगा कि मानव की जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें 3 माध्यम से मिलती है। हालांकि आगे चल के हम लोग करेंगे इस सेशन को, हम शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं आप लोग को। थोड़ा सा इसमें डेमो दे दें कि उत्खनन का मतलब होता है कि इतिहास की जानकारी हमें पूरा वेदों की खुदाई से मिलती है। तो खुदाई करवाना यानी जो ये जो है ना हड़प्पा की खुदाई जो करवाई हुई थी, कौन करवाई हुई थी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किसने करवाई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना। इसका सही उत्तर 8 का क्या हो जाएगा? हड़प्पा। 9वां क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में देंगे। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित यानी कि इनमें से, इन 4 गो ऑप्शन में से हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? इसमें ध्यान में देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो है गणेश जी। ऑप्शन नंबर बी शिव, विष्णु और वरुण, ये आपके क्रमबद्ध में दिया गया है। तो गणेश जी होगा नहीं, गणेश जी के पिताजी स्वयं यहाँ शिव जी है, तो शिव जी होगा। क्या होगा? शिव भगवान, यानी त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रदर्शी, इसको महाराज श्री शिव जी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, भगवान शिव निम्नलिखित हिंदू देवता में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो प्रमुख देवता कौन हो जाएगा? शिव हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्वेश्चन है कि किसके समकालीन नहीं मानी है। तो समकालीन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग अगर थोड़ा मार्कर ले ले भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा एबीसीडी पढ़े होंगे बचपन में, तो ए के बगल में बी, फिर होता है सी, फिर होता है डी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ए जो है बी के समकालीन है या बी ए के समकालीन है, यानी कि आसपास होना। ठीक है, समकालीन का तात्पर्य क्या होता है? आसपास होना। लेकिन अगर बी को हम यहां से हटा दें तो क्या ए सी के समकालीन है? ए सी के समकालीन है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में बी जो आ जाता है, तो ए जो है कभी भी बी के समकालीन होगा। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यह क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नहीं मानी जाती है, ये नहीं है कि मानी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके गलत आंसर दे के आ जाते हैं, फिर घर पे आके पछताते हैं। आप लोग को पछताना नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि नहीं मानी जाती है। देखो, चीनी सभ्यता मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी मानी जाती है। आप ध्यान देंगे कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीनों मिलती जुलती सभ्यता है। आसपास की सभ्यता नाम पढ़ने से भी पता तो चल रहा है। तो नाम पढ़ने से पता चला तो सबसे अलग कौन है? तो क्रीट की सभ्यता, जो सबसे पहले आपका 10वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्ट की सभ्यता। क्रिप्ट की सभ्यता ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 11 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी कि टाइम पीरियड पूछना है भाई, किस टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। मैंने अभी तांबा और रंगा बताया था। तो पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्वेश्चन पूछा गया आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन तो इसमें हो जाएगा ए पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग। इसमें लेकिन होगा कांस्य युग, क्योंकि आप पूछ रहा है
अगर नहीं पूछता तो नहीं में तो ये तीनों आ जाता, इसमें पूछ रहा है तो कांस्य युग इसका सही उत्तर होगा। अब ध्यान देंगे कांस्य युग, कांस्य का मतलब क्या होता है, जब तांबा और रांगा की खोज की गई, तांबा और रांगा, इसको याद करने के लिए तारा याद कर लेंगे हम लोग, जो अक्सर रातों को दिखाई देती है, कितने आदमी को दिन को भी दिखाई देती है, हम लोग को दिन में नहीं देखना है, रात को ही देखना है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। तो तारा यानी कि ता जोर रा, यानी कि तांबा और रांगा, इसको ध्यान देंगे, तांबा और रांगा मिलके किसका होता है, तो कांस्य, जी हाँ कांस्य, ठीक है, तांबा और रांगा मिलके कांस्य का। तो आगे चल के लोह युग आता है ना, तो तांबा और रांगा मिलकर कांस्य का प्रयोग किया जाता, मतलब बनता है, तांबा और रांगा को मिला के कांस्य बनाई जाती है। तो पाषाण काल, पाषाण काल में आप लोगों ने देखा होगा मतलब तीन गो पाषाण काल होता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या होता है पूर्व पाषाण काल, है ना, इसमें आ जाएगा एगो मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, काल या युग एक ही बात है, पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। और ये पाषाण काल में पाषाण काल, उसके बाद आता है कांस्य युग, उसके बाद आता है लोह युग, लोह युग, लोह युग, लोह युग, ठीक है, एक नंबर में पाषाण, दो नंबर में कांच, तीन नंबर में लोह युग। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पाषाण काल के बाद कौन सा काल आएगा, तो कांस्य युग, यानी कि पाषाण काल और लोह युग के बीच की समय काल को हम लोग कांस्य युग कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, यानी कि सबसे बड़ा नगर, कभी कभी नगर के जगह पे आपको शहर भी पूछ देगा, कह देगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, नगर और शहर बात एक ही हुई, तो नगर और शहर पूछ देगा। कभी कभी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। इसका आंसर क्या होगा 12 का, ए नंबर आंसर होगा, क्या होगा बाबू रे, मोहनजोदारो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग ध्यान देंगे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ स्टडी सिटी के चैनल पे कि 50 में 50 करके दूंगा, बस आप मेहनत करो मेरे साथ जिस प्रकार मैं मेहनत करूंगा। तो इसी के साथ पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए दिया है साहित्य, बी नंबर दिया है सिक्के, सी नंबर दिया है अभिलेख, और डी नंबर दिया है भग्नावशेष, ठीक है, नंबर दिया गया है भग्नावशेष। इसको ध्यान देंगे कि पुरातत्व के अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पुरातत्व है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि पुरातत्व है क्या, पुरातत्व है क्या, ठीक है, इसको हम लोग यहां देखेंगे। पुरातत्व मतलब होती है कि इतिहास, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले 11th के क्लासों में, मानव इतिहास की जानकारी हमें 3 आधारों पे मिलती है, आधारों पे मिलती है। पहला है, इधर ध्यान देंगे हम लोग, गुफा चित्रकारी, इसमें मिलेगा जीवाश्म के माध्यम से।
जीवाश्म के माध्यम से, दूसरा है गुफा चित्रकारी या चित्रकारी के माध्यम से, है ना, गुफा चित्रकारी या गुफा चित्रकारी के माध्यम से। और तीसरा आप समझ सकते हो उत्खनन या पुरातत्ववेदों की खुदाई के माध्यम से, पुरातत्ववेदों की खुदाई के माध्यम से, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, पुरातत्व वेदों की खुदाई से, खुदाई से। इतिहास की जानकारी, मानव इतिहास की जानकारी हमको इसके आधार पे मिलता है। तो जीवाश्म हम लोग डिस्कस करेंगे जब लंबा सेशन चलेगी। पुरातत्व वेदों की खुदाई की बात कर रही है हम लोग, यानी कि जमीन के अंदर से जो भी चीज प्राप्त होती है उसके आधार पर जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो सिक्के तो खुदाई के माध्यम से मिल जाती है, अभिलेख भी मिला है, बहुत सारा अभिलेख है हड़प्पा सभ्यता में। अब अशोक का भी ये सब तो मिला है ना, बहुत सारे अभिलेख मिला है, ठीक है। और उसके बाद है भग्नावशेष। भग्नावशेष क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भग्नावशेष यानी कि जमीन के अंदर जब खुदाई होती है तो पूरा खंडर या बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, अवशेष मिली होती है जो बहुत समय पहले जमीन के अंदर दब गई रहती है ना, उसी को हम लोग पुराने खंडर वगैरह की जो अवशेष मिलती है उसी को हम लोग भग्नावशेष कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर अगर बात की जाए तो साहित्य ही होगा। साहित्य जैसे कि आप लोगों ने रखा होगा 12th में भी, हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य, लिटरेचर जिसको बोलते हैं। लिटरेचर थोड़ी ना मिलता है जमीन के अंदर से, है ना। तो ये तीनों चीज तो मिलता है। अब सबसे पहले देख लेंगे कि मिलता कौन सा है, तो मिलता सिक्का है, अभिलेख है, भग्नावशेष है। इन सारी चीजों को सारा चीज मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, तो साहित्य नहीं मिलता है ना, साहित्य नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर की कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कनिंघम ने नहीं, ने नहीं, डीसी सरकार ने, ये भी नहीं, तो विलियम जोन्स ने लगभग 2400 ईसा पूर्व, लगभग कितना? 2400 ईसा पूर्व, यानी कि अगर आज से बात की जाए तो ये हो जाएगा 2400, ये 2000 तो इधर हो जाएगा 4422 ईस्वी, 4422 मतलब साल हो जाएगा 4422 साल, 4422 साल पहले कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, फिर उसको चलाने के लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था तो चाहिए। जैसे कि आज हम लोग संविधान को पालन करते हैं तो प्रशासन का भी ख्याल रखते हैं, है ना। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहले देखेंगे राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिकाएं जैसा, गणतंत्रात्मक। आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जब भी बात आती है इसमें आता है नगर पालिका जैसा, यानी कि नगर मतलब क्या होता है? शहर वगैरह जो बड़ी बड़ी नगर पालिका सभ्यता ही, मतलब नगर पालिका जैसा इसमें क्या था? प्रशासन व्यवस्था था। नगर पालिका जैसा इसमें क्या था बुआ रे? प्रशासन व्यवस्था था। नगर पालिका क्या होता है? नगर पालिका में लगभग कितने लोग? इसमें 6000 लोग के आसपास, 2000 सॉरी 2000 लोगों से शुरू होती है। जब ये 6 लाख का जनसंख्या हो जाती है उन लोगों को नगर परिषद कहती है, ठीक है। नगर परिषद के अंतर्गत वो आ जाती है, वो जो एरिया हो जाता है नगर परिषद के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन 2000 से शुरू होती है वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा। इसमें क्या हो जाएगा? नगर पालिका, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो 1921 में, 1924, 1970, 1930? जी नहीं, इसमें पूछ रहा है पहली बार, तो इसमें हो जाएगा 1921, है ना। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित यानी कि खुदाई किया गया था? उत्खनित मतलब खुदाई की गई थी 1921 ईस्वी में। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बोरे? ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है, 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला है? अब ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला है। तो गोदीपाड़ा को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। गोदीपाड़ा हम लोग किसको कहते हैं? तो गोदीपाड़ा जहां पर जहाजें वगैरह रुकती है, जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो गोदीपाड़ा का आसान भाषा में अगर कहा जाए तो उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े जहाज आके रुकती है, उसमें लोडिंग होती है सामानों की या अनलोडिंग होती है। बंदरगाह जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आके रेलवे रुकती है और हम लोग चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं, ठीक उसी प्रकार बंदरगाहों पे क्या होती है? बड़े बड़े जहाज, छोटे छोटे जहाज आके वहां पे रुकती है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला है ना। तो सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से? गोदीपाड़ा का अर्थ पर आप लोगों ने समझ लिया है, बंदरगाह कहते हैं। तो ये कालीबंगा से जी नहीं, रोपर से जी नहीं, बनवाली से जी नहीं, लोथल से मिला है। तो लोथल कहाँ है? लोथल से मिला है। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लोथल। तो लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात, मोदी सरकार का देश, है ना। जो राज्य है मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? अगर पूछ दे लोथल कहाँ स्थित है तो गुजरात। और डीपली जाना है अगर, तो गुजरात में सर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद के जिला, आप लोगों ने सुना होगा अहमदाबाद का नाम। अहमदाबाद नामक जिले, गुजरात के अंतर्गत अहमदाबाद नामक जिला है, उसी के अंतर्गत लोथल एक जगह का नाम पड़ता है, जो सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा सबसे पहले वहीं से मिला है। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली? नृत्य मतलब सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की कहां से मिली? नृत्य मतलब डांस करती हुई लड़की कहां से मिली? 18 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग स्पष्ट रूप से मोहनजोदारो का आंसर देंगे। मोहनजोदारो से सर्वप्रथम नृत्य करती हुई यानी कि डांस करती हुई लड़की का मूर्ति प्राप्त हुआ है, कहां से? तो मोहनजोदारो से। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के स्थित क्या है? मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, वो कितना क्वेश्चन है? 19 नंबर। 19 नंबर में मोहनजोदारो की बात करेंगे तो हम लोग बात की हुई थी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी जहां पे सैंधव लोग रहता था, सैंधव भाषा वाली बोली जाती थी, सिंधव भाषा बोली जाती थी। तो इसमें ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है सतलज, सरस्वती, सतलज, सरस्वती। सतलज तो होगी नहीं, सरस्वती भी नहीं होगी, रावी नदी ये भी नहीं होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, है ना। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा करता है ना। इसको फिर आगे चलेंगे हम लोग। 20 नंबर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो दक्षिण भाग, पूर्वोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग, मध्य भारत। तो इसमें देखो पूर्वोत्तर
और पश्चिमी उत्तर में क्या अंतर होता है। इससे पहले हम लोग दिशा के बारे में पढ़ लेंगे। आप लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण। तो इसमें आप मैप पे चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है। आप लोग मैप के अनुसार चलेंगे, तो मैप पे देखेंगे, भारत के मैप को गहन अध्ययन करेंगे हम लोग। भारत के मैप को यहां देखते हैं। आप लोगों ने देखा दिशा में इसको दिशा में देखेंगे। आप लोगों ने देखा इस भाग को हम लोग उत्तर कहते हैं, इस भाग को पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, इधर हो जाएगा बाबू रे दक्षिण। अच्छा, तो इसमें जो आपका जो भी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने देखा, ये सभ्यता ये पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता किस भाग में, भारत के, तो पश्चिमी और उत्तर। पश्चिमोत्तर मतलब क्या होता है कि पश्चिम साइड वाला और उत्तर साइड वाला, यानी कि पश्चिम ये वाले जो भाग है आपका पश्चिम साइड वाला, और ये उत्तर, यानी कि कहने का तात्पर्य यहां से यहां तक आप ये जो देख रहे हैं, राजस्थान, पंजाब है ना, हरियाणा है ना, गुजरात। अभी आप लोगों ने राजस्थान में बहुत सारा चीज पढ़े हैं, लोथल वगैरह पढ़े, इधर गुजरात में पढ़े हैं, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ये है ना, ये सारा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो भाग है आपका। हालांकि अपने लोग को अदर कंट्री में नहीं जाना, अपने लोग को भारत वाले भागों में जाना है। तो ये इस साइड वाले भागों में क्या हुआ बाबू रे, विकसित हुआ, इस साइड वाले भागों में है ना, इस साइड वाले में उत्तर और पश्चिमी दिशा में, यानी कि क्या हो जाएगा पश्चिमी उत्तर। जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे ऑप्शन को, 20 नंबर क्वेश्चन में था ये। बीस नंबर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। आप लोगों ने देखा था पश्चिमोत्तर भाग में। 20 नंबर क्वेश्चन था, इसमें हो जाएगा पश्चिमोत्तर। आप लोगों ने मैप के माध्यम से पढ़ा है, इसको हम लोग पश्चिमोत्तर वाला भाग में देखा था, यानी कि उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि ये वाले भाग में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इस सब के भागों में हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के भागों में क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आप लोगों ने देखा उत्तर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो ये वाले भागों को आप लोगों ने देखा है। ये वाले भागों में, यानी कहने का मतलब ये वाला जितना भी भाग है, इस वाले भागों में क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली हुई थी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा मतलब तो समझ ही रहे होंगे, एक साथ, एक जैसा। ठीक है, तो जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदारो, सुनोदरो नहीं, ये गलत होगा। हड़प्पा लोथल, ये भी गलत होगा। हड़प्पा और मोहनजोदारो बिल्कुल सही आंसर है। तो 21 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लोथल कहाँ स्थित है। लो भैया क्वेश्चन आ गया, 22 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो आप लोगों ने देखा गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल कहाँ स्थित है, तो इसमें हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसको हमने बता दिया हुआ था। इसी के साथ हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कहने का मतलब है 23 नंबर क्वेश्चन का कि हड़प्पा का जो उत्खनन खुदाई किया था कौन, तो कौन किया था, जॉन मार्शल ने नहीं, बी आर डी बनर्जी ने नहीं, दयाराम साहनी जी बिल्कुल दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा का उत्खनन किया था कौन, दयाराम साहनी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में
कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व वेदों की पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में क्या बताया गया है? ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड कर्जनल ने, ये गलत होगा, ये तो होगा ही नहीं। एलेक्जेंडर कनिंघम, जी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे। ये ब्रिटिश सेना के इंजीनियर ग्रुप के बंगाल इंजीनियर में एक इंजीनियर थे। कहाँ का देखना, ब्रिटिश सेना के बंगाल ग्रुप के इंजीनियर थे, यानी कि इंजीनियर थे बंगाल ग्रुप के, क्या थे बुआरे? इंजीनियर थे। बाद में चलकर उसे भूगोल और इतिहास का विख्यात प्रसिद्ध हुई। वो भूगोल और इतिहास के बड़े विद्वान कहलाए और आगे चल के इतिहास के पुरातत्व वेदों की सर्वेक्षण का जनक भी किसको कहा जाता है? इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैंने कहने का तात्पर्य है भारतीय सर्वेक्षण का, पुरातत्व वेदों की सर्वेक्षण का जो है सो पितामह किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसी के साथ 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों के यानी कि मृत जो व्यक्ति है, मृत्यु की हुई व्यक्ति, डेड बॉडी के रूप में किसे? चनौदरों को नहीं, मोहनजोदारो। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदारो को ही मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? इस पे हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे। जब पुरातत्ववेदों की लोगों ने जब खुदाई की तो मोहनजोदारो के हर एक गली में, हर एक चौराहों पे, यानी कि हर एक जगहों पे कंकाल मिली। किसकी? न किसी जानवर की, पशु पक्षी इत्यादि की नहीं, मानव की। किसकी? मानव की कंकाल मिली, मानव की कंकाल मिली। इसीलिए इसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। किसको भैया रे? तो मोहनजोदारो को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? तो इसमें दयाराम साहनी ने, आप इसका गलत उत्तर होगा ये बी, जॉन मार्शल, ये भी गलत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आर डी बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा बुआ? आर डी बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा आर डी बनर्जी। इसी के साथ चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल की बात की जाएगी तो भोगवा नदी के किनारे। सिंधु, ये तो चल गया मोहनजोदारो, सिंध नदी, सिंधु सभ्यता है ना। सिंध तो होगा नहीं, ब्यास तो होगा नहीं, रावी भी नहीं होगा क्योंकि रावी में हड़प्पा वगैरह आ जाता है। इसमें क्या होगा? भोगवा नदी। क्या हो जाएगा बुआ रे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी। अब चलेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास बोला जाता है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिला? राखल दास बनर्जी को कितना बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिला? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 20 तो होगा ही नहीं, 23 भी नहीं होगा, यही दोनों में से आता है। ये दोनों में से आता है सी नंबर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी को। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी, आप लोगों को मैंने
पहले भी बताया गया था कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का अवशेष किस वर्ष, क्वेश्चन को कैसे घुमा देता है। आप लोग क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, तो उस क्वेश्चन को समझेंगे तो सही उत्तर दे पाएंगे। एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछ दिया गया है। उसमें 1922 दे दिया गया था, उसमें पूछ दिया था किसके द्वारा, तो भाई नाम दे दिया गया था, इसमें नाम दे दिया है तो इसमें पूछ दिया गया है ना। इसको सही, इसको ऐसे ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग तो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप लोग क्वेश्चन को पकड़ो। इसी के साथ 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष, विशाल स्नान घर यानी बहुत बड़ा स्नान घर के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा में तो होगा ही नहीं भैया, कालीबंगा में भी नहीं होगा, लोथल में भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं विराम लेता हूं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।